हेलो एवरीवन, आई एम आनंद पांडे। दोस्तों, 5 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ और काफ़ी सारे बच्चों ने बड़ी मेहनत से इसमें पार्टिसिपेट किया, एग्ज़ाम दिया एंड होपफुली रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। यहाँ पर हम इस पेपर के साथ पर्टिकुलरली बॉटनी सेक्शन पेपर के का मैं डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ इस पेपर की एनालिसिस भी करूँगा कि क्या सिर्फ एनसीईआरटी फोकस्ड ये पेपर था या एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी चीज़ें पूछी गई। ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, इसको लेकर भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन के आंसर्स को लेकर के भी कंफ्यूजन है। तो ये एनालिसिस, ये डिस्कशन आपको हमेशा, जो भी बच्चे हैं उनको ये रिवीजन करने के लिए, जब भी लास्ट मिनट क्विक रिवीजन की ज़रूरत हो, उसके लिए ये एनालिसिस, ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। तो लेट अस स्टार्ट आवर वर्क। नीट 2024 बायोलॉजी सॉल्यूशंस पार्ट 1, विच इज बॉटनी सेक्शन। तो यहां पर क्वेश्चंस हम देख सकते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन है, ऑक्सिन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीट फ्री लॉन्स बट नो डैमेज इज कॉज्ड टू ग्रास एज ऑक्सिन। अब ऑक्सिन का क्या रोल है? ऑक्सिन एक वीडीसाइड है और हमें मालूम है कि कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन्स जैसे 24D और 245T, 24D और 245T, ये सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं जो कि वीडीसाइड हैं, बट दे आर वीडीसाइड ऑन डाइकॉट्स ओनली। ब्रॉड लीव्ड डाइकॉट प्लांट्स आर ओनली किल्ड, बट देर इज नो इफेक्ट ऑन मोनोकॉट। तो ये मोनोकॉट क्रॉप्स में स्प्रे किए जाते हैं टू इरेडिकेट डाइकॉट वीट्स, जैसे वीट है, राइस है। साथ ही साथ जो ग्रास है, जो कि मोनोकॉट है, जो नॉर्मल लॉन ग्रास है, इट्स नेम इज साइनोडॉन डेक्टाइलन, ये एक मोनोकॉट है। तो अक्सर लॉन में भी डाइकॉट वीट्स ग्रो कर जाते हैं और वो ग्रासेस को डिसरप्ट करते हैं, उनकी ग्रोथ को। तो उनके ऊपर ये वीडीसाइड 24D और 245T ये डाल करके और वीड्स को रिमूव किया जाता है, सो दैट ग्रासेस कैन ग्रो प्रॉपरली एंड मेक अ थिक कारपेट। तो इस बैकग्राउंड में अगर हम क्वेश्चंस और आंसर्स को देखें तो ऑक्सिन का वीट फ्री लॉन बनाने में क्या रोल है? प्रमोट एब्सिशन ऑफ मेच्योर लीव्स ओनली, ये गलत है। डू नॉट अफेक्ट मेच्योर मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स, ये सही है, क्योंकि मोनोकॉट्स पर इन वीडीसाइड्स का असर नहीं होता है। कैन हेल्प इन सेल डिवीजन इन ग्रासेस टू प्रोड्यूस ग्रोथ, ये बात तो सही है, लेकिन वीडीसाइड में के फॉर्म में इसका रोल ये एक्सप्लेन नहीं करता, एंड देयरफॉर दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। एंड प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस, तो एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन कॉज करता है, लेकिन वीडीसाइड के फॉर्म में इसका रोल यहां पर नहीं है। देयरफॉर दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग, एंड देयरफॉर द वन एंड ओनली appropriate answer with respect to the role of weedicide is the second one. एनटीए हमेशा नीट में ये लिखा जाता है इंस्ट्रक्शंस में कि मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें चूज करना है, करेक्ट नहीं, मोस्ट अप्रोप्रिएट। उस क्वेश्चन को देखते हुए जो सबसे सही उसको एक्सप्लेन करता हो, दैट शुड बी टेकन एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो हियर it is the second option which is the correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दो लिस्ट दी हुई हैं और मैच करना है। तो टू ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन, ये क्या होते हैं? अलील्स होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, ये क्या होता है? टेस्ट क्रॉस होता है, दिस इज टेस्ट क्रॉस। फिर तीसरा है क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट्स, दिस इज कॉल्ड बैक क्रॉस।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एनसीईआरटी में बैक क्रॉस नहीं है, टेस्ट क्रॉस दिया हुआ है। इट इज यूज्ड फॉर द टेस्टिंग द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट, बैक क्रॉस नहीं दिया है। यानी कि नीट में बियॉन्ड एनसीईआरटी भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आजकल बच्चे हमेशा बोलते रहते हैं कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी, but you are required to go a little bit beyond NCERT also, and such questions are asked. The back cross, description of back cross is given here. कभी भी F1 हाइब्रिड है जैसे कैपिटल T स्मॉल t, अगर इसको होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करें तो इसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, और अगर डबल डोमिनेंट से क्रॉस करें तो इसे हम बोलते हैं बैक क्रॉस। सो दिस इज बैक क्रॉस एंड दिस इज टेस्ट क्रॉस। तो हमें थोड़ा सा एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा, क्योंकि नीट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो होमोजाइगस रिसेसिव टेस्ट क्रॉस हुआ, और F1 विद एनी ऑफ द पेरेंट दैट इज बैक क्रॉस। इनफैक्ट ये भी बैक क्रॉस है और ये भी बैक क्रॉस है। अगर हेट्रोजाइगस से डबल डोमिनेंट को क्रॉस करें तो इसे हम बोलते हैं आउट क्रॉस। एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन अ प्लांट, तो दैट इज कॉल्ड एज प्लॉइडी। तो अगर हम देखें ए का 3, तो ए का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, एंड दैट इज ऑप्शन 2। यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर हमने एक मैच किया और इन चारों ऑप्शंस में से एक ही में वो ऑप्शन हमें मिल रहा है एंड वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, तो वी कैन मार्क इट एज करेक्ट एंड वी कैन मूव अहेड। तो रादर देन मैचिंग ऑल दी 4, बाद में अगर हमारे पास टाइम हो तो हम इसको डबल चेक करने के लिए बाकियों को मैच कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ऑप्शन मार्क करने से काम चल रहा है तो इन ऑर्डर टू सेव टाइम वी कैन जस्ट mark it correct and we can move ahead. So this is the correct answer. A का 3, B का 4, C का 1 and D का 2. So this is the correct answer. फिर इसमें हमें correct statements identify करने हैं। The flowers of Vallisneria are colorful and produce nectar. Vallisneria एक हाइड्रोफाइट है, ये पानी में रहता है और इसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, हाइड्रोफिली होता है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो विंड और वाटर पॉलिनेटेड हाइड्रोफिली और एनीमोफिली शो करने वाले प्लांट्स, उनके फ्लावर्स कलर्ड नहीं होते हैं और उनमें नेक्टर नहीं होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वैलिस्नेरिया में कलरफुल फ्लावर्स नहीं होते हैं और नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। द फ्लावर्स ऑफ लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, दैट इज करेक्ट। वाटर लिली, लोटस, वाटर हाइसिंथ, ये सभी इनके फ्लावर्स अगर हम देखें एनसीईआरटी में तो मोस्टली ये इंसेक्ट्स के थ्रू होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कि रेयरली दे कैन बी पॉलिनेटेड बाय विंड एज वेल। तो ये बात सही है। मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज दी पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, इनके ऊपर म्यूसिलेज की एक लेयर होती है और वो उनको प्रोटेक्ट करती है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, जैसे जोस्टेरा लॉन्ग और रिबन लाइक होते हैं, ये हाइपोहाइड्रोफिली शो करता है और वाटर के नीचे नीचे ही ये मूव करता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, तो ये अभी हम जोस्टेरा की बात कर रहे थे, उनमें ये ऐसे ही होता है, बिलो द वाटर ये पैसिवली मूव करते हैं। तो ये हाइपोहाइड्रोफिली शो करते हैं, जिसके बारे में ये एक्सप्लेनेशन है। तो हम देख सकते हैं कि बी, सी, डी एंड ई, दीज आर करेक्ट। तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? द थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलीज्ड बाय, किसने रिलीज, कौन रिलीज करता है? इट इज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये इंटरनेशनल बॉडी है जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज, उनके थ्रेट का असेसमेंट करता है
और उनकी लिस्टिंग करके रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेड डेटा बुक। तो आंसर 3 इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन के लिए पहली बात तो लाइट नहीं चाहिए और क्लोरोफिल नहीं चाहिए। डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है, और लाइट रिएक्शन में हमें मालूम है एटीपी और NADPH2 बनता है। बाद में ये यूटिलाइज होते हैं डार्क रिएक्शन में इन द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटीपी एंड NADPH they are collectively called as assimilatory power and they are utilized for the assimilation of carbon dioxide. So these three ingredients are used in the dark reaction, यानी कि बाद के ये तीनों यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? C, D and E only. So this option is correct. Next question है, the type of conservation in which threatened species are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care. इसे हम बोलते हैं ex situ conservation. अगर नेचुरल हैबिटेट में कंजर्वेशन हो रहा है तो हम बोलते हैं इन सिटू, और नेचुरल हैबिटेट के बाहर हो रहा है तो हम बोलते हैं एक्स सिटू। तो यहां पर इन सिटू तो दिया है लेकिन एक्स सिटू नहीं दिया है, तो इन सिटू इज द रॉन्ग ऑप्शन। अब इनमें से बचे हुए तीन में एक्स सिटू है नहीं, तो सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा? सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ये तो गलत है। सेमी कंजर्वेटिव तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी गलत है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के दो टाइप्स हो सकते हैं, इन सिटू और एक्स सिटू। तो इफ एक्स सिटू इज नॉट गिवन, then the most appropriate answer is biodiversity conservation. So this should be taken as the correct answer. फिर नेक्स्ट है, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द थ्री रीजन्स इन डीएनए एंड दीज आर विद रेस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड। तो तीन वो कौन से रीजन्स हैं? अगर हम देखें तो पहला प्रमोटर रीजन है, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, और तीसरा टर्मिनेटर रीजन है, जहां से कि टर्मिनेशन होता है। प्रमोटर रीजन हमें मालूम है कि वहां पर जाकर के सिग्मा फैक्टर एंजाइम को अटैच करता है। अगर हम डिटेल्ड ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस देखें तो प्रमोटर रीजन पर सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को अटैच करता है, फिर सेपरेट हो जाएगा, और स्ट्रक्चरल जीन्स के थ्रू होते हुए ये टर्मिनेटर रीजन तक पहुंचेंगे, जहां पर कि रो फैक्टर एंजाइम को रिमूव करेगा डीएनए से और ट्रांसक्रिप्शन को एंड करेगा। तो दीज आर दी थ्री रीजन्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकेंड इनर वॉल। हमें मालूम है कि स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स होती हैं, इनफैक्ट अगर सिंगुलर है तो हम बोलेंगे स्टोमा और प्लूरल स्टोमेटा। तो स्टोमा, यहां पर एक जो पिक्चर दी हुई है, इट इज अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एंड डायग्राम इज फ्रॉम एनसीईआरटी। ऑल द डायग्राम्स फॉर नीट दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो ये जो स्टोमा है, इसकी जो गार्ड सेल्स हैं, इनकी इनर वॉल हमेशा थिक होती है और आउटर वॉल थिन होती है, और इसके अलावा रेडियल माइसिलेशन होता है इनमें। रेडियल सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट का पास्ट में। तो रेडियल माइसिलेशन और इनर थिक वॉल, ये दोनों स्टोमा या स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। तो अगर हम स्टोमा को देखें तो इसमें बीच में पोर है जो कि डी से डेजिग्नेट है, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। उसके बाहर की तरफ जो सी से डेजिग्नेटेड है, दीज आर गार्ड सेल्स with thin outer wall and thick inner wall. बी क्या है? गार्ड सेल्स के बाहर जो सेल्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स,
और उसके बाहर जो ए से डेजिग्नेट है वो एपिडर्मल सेल्स हैं। तो पूछा यह गया है कि थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकेंड इनर वॉल, तो ये किसकी होंगी? गार्ड सेल्स की होंगी, विच इज सी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। फिर यहां पर एनसीईआरटी से ही लिया हुआ गायनोशियम का डायग्राम है, और यहां पर हम देख सकते हैं कि ओवरी के गायनोशियम के लगभग मिडिल लेवल से कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम इनकी ओरिजिन हो रही, इस डायग्राम में भी और इस डायग्राम में भी। हमें मालूम है मॉर्फोलॉजी में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ओवरी या फ्लावर 3 टाइप्स के हो सकते हैं, हाइपोगाइनस या सुपीरियर ओवरी। ओवरी के रेस्पेक्ट में हम सुपीरियर बोलते हैं और फ्लावर के रेस्पेक्ट में हम हाइपोगाइनस बोलते हैं। हाइपोगाइनस मींस सुपीरियर ओवरी, ओवरी एट द टॉप मोस्ट पोजिशन एंड रेस्ट ऑफ द फ्लोरल वॉल्स आर they arise from the below. तो हाइपोगाइनस, एपीगाइनस, एपीगाइनस में ओवरी इंफीरियर होती है, बाकी जो वॉल्स होते हैं वो सुपीरियर पोजीशन पर होते हैं। और पेरीगाइनस, पेरीगाइनस का मतलब है कि ओवरी के लगभग मिडिल रीजन से बाकी के फ्लोरल वॉल्स अराइज करते हैं। तो यहां पर हमें यही सिचुएशन दिखाई दे रही है कि ओवरी के लगभग मिडिल पोर्शन से बाकी के फ्लोरल वॉल्स डेवलप हो रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो करेक्ट आंसर विल बी पेरीगाइनस एंड पेरीगाइनस। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कौन सा है इसमें। अब हमें मालूम है ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में जो फैमिलीज दी हुई हैं उनमें सोलनेसी फैमिली दी हुई है, और हमें मालूम है कि सोलनेसी फैमिली में फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। तो इन्होंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि कौन से फैमिली में एक्टिनोमॉर्फिक होता है, रादर एक एग्जाम्पल दे दिया है। अब इसमें से हमें खोजना है कि कौन सा सोलनेसी का एग्जाम्पल है, एंड दैट इज धतुरा, धतुरा स्ट्रामोनियम। दिस इज द member of family Solanaceae. So this is the correct option. बाकी के जो केसिया, पाइसम, पाइसम फैबेसिका है, केसिया सेस्बानिया, ये भी लेग्यूमिनोसी के मेंबर हैं। लेग्यूमिनोसी में 3 सब फैमिलीज हैं, सेसल माइमोसॉइडी, सेसलपिनियसी एंड पैप्लियोनेटी। तो ये सेसलपिनियसी के मेंबर्स हैं, केसिया सेस्बानिया लेग्यूमिनोसी के मेंबर्स हैं। तो दे आर ऑल जाइगोमॉर्फिक। So Datura is the actinomorphic, having actinomorphic flower. So this is the correct choice. Next है equation of Walhurst per logistic growth is dn upon dt rn। जो logistic growth होती है, यानी किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी और फिर वो कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच करके उसी के आसपास वो फ्लक्चुएट करेगी। तो इसमें हमें सिग्मॉइड कर्व मिलता है, और इसमें जो बायोटिक पोटेंशियल आर है उसको k माइनस एन बाई के इसको बैलेंस करता है। तो इसमें जो k होता है वो कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी इकोसिस्टम में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन बी सस्टेन्ड इनडेफिनेटली belonging to any population, that is called as the carrying capacity of the ecosystem. तो carrying capacity को K represent करता है, K minus N by K, 2 जगह ये आया है। So that is the environmental resistance as a whole, and K individually is carrying capacity. तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, इसको हम टफ कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस, पहली बात तो सारे ऑप्शंस सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स टाइप का है, तो इसको हमें पढ़ने में काफी टाइम लगता है और गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसमें कम से कम 1 मिनट लगेगा, और 1 मिनट का ही टाइम एक क्वेश्चन के लिए दिया जाता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आप इसको पढ़ने में टाइम लगाइए,
अगर टाइम आपके पास नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए, सेकंड राउंड में इसको करिए, बाद में इसको अप्रोच करिए, क्योंकि जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करते समय आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पर किसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। ये बात सही है, मेंडल ने जो दिया, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस, दो फैक्टर्स में से एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है, सो दिस इज करेक्ट। Alleles do not show any expression and both the characters appear as such in F2 generation। ये बात तो गलत है, alleles तो एक्सप्रेस होंगे, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। alleles they do express। अगर हम देखें तो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो F1 में सिर्फ कैपिटल टी एक्सप्रेस होगा, लेकिन F2 में टॉल और ड्वार्फ दोनों तरह के पी प्लांट्स हमें मिलेंगे, तो ये एक्सप्रेशन होता है, सो दिस इज दी रॉन्ग। फैक्टर्स अकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट्स, ये बात सही है। प्लांट्स में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अलग अलग तरह के जीनोटाइप्स हो सकते हैं, तो फैक्टर्स पेयर में अपीयर होते हैं, ये बात करेक्ट है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, ये भी बात सही है। And the expression of only one of the parental character is found in monohybrid cross। तो ये भी बात सही है, मेंडल ने जो कहा था, देखा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एट अ टाइम या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, या तो वॉयलेट होगा या वाइट होगा, तो एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, तो ये भी करेक्ट है। यानी कि ए, सी, डी एंड ई, दीज आर दी करेक्ट options and therefore the first answer is correct। next मैच मेकिंग वाला है, तो इसमें अगर हम देखें अलग अलग तरह के फंगाई और उनके कैरेक्टर्स इस टू में दिए हुए हैं। जैसे राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, दैट इज द मोस्ट कॉमन फंगस, इट इज अ सैप्रोट्रोफिक ग्रोइंग ऑन ब्रेड, तो ये करेक्ट है। अस्टिलागो ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है और ये स्मट डिजीज कॉज करता है, स्मट ऑफ व्हीट, तो अस्टिलागो के साथ हो गया स्मट। पक्सिनिया ये ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई ये फंगस है, ये भी बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है और ये रस्ट डिजीज कॉज करता है। और चौथा है एगेरिकस, क्योंकि कॉमन मशरूम है, इसकी दो स्पीसीज एडिबल होती हैं, एगेरिकस कैम्पेस्टिस एंड एगेरिकस बाइस्पोरस, तो इट इज द कॉमन बटन मशरूम बिलोंगिंग टू बेसिडियोमाइसिटीज। तो अगर हम देखें तो ए का 3 है और बी का 2 है और सी का 4 है, ए का 3, बी का 2 और सी का 4, फोर्थ ऑप्शन में ये है, तो दिस इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल इज एन एग्जांपल फॉर। ये क्वेश्चन एनाटॉमी का है और सेकेंडरी ग्रोथ से है, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में सिलेबस में था, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में इसको, चैप्टर तो एनाटॉमी का है लेकिन उसमें से सेकेंडरी ग्रोथ को डिलीट कर दिया गया है और ये उससे दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि ओल्ड एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमने अभी पहले देखा बैक क्रॉस बियॉन्ड एनसीईआरटी पूछा गया है और ये पोर्शन न्यू एनसीईआरटी के बियॉन्ड है, इट इज फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी। सेकेंडरी ग्रोथ से पूछा गया है जो कि नई एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, तो हमें थोड़ा सा बाहर से भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा, सिर्फ हम एनसीईआरटी फोकस करके ना चलें, एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी एटलीस्ट जो ओल्ड एनसी, इस बार का एक्सपीरियंस तो हमें नीट का यही बताता है कि वी शुड कंसल्ट ओल्ड एनसीईआरटी एज वेल। क्वेश्चंस आर देयर इन दिस पेपर फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी आल्सो।
तो वी कैनॉट टोटली रिलाई on the letters and words written in the syllabus or past patterns, and we have to be, if we want to be on the safe side, so we have to study a little bit extra, and this question is precisely the example we are talking about. So formation of interfascicular cambium from fully developed parenchyma. अगर हम देखें डाइकॉट प्लांट्स में जो वैस्कुलर बंडल्स हैं उनमें कैम्बियम होता है, सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट है। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा क्योंकि उस समय ये सिलेबस में था। तो जो वैस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम होता है उसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बीच में जो मेड्यूलरी रेज हैं उनकी पेरेन्काइमा की सेल्स भी एक्टिवेट होकर के और ये कैम्बियम बनाती हैं और फिर एक कैम्बियम रिंग बनती है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करती है। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में भी है, बट विदाउट द डायग्राम दीज थिंग्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एनसीईआरटी के एक पोर्शन में तो एक टॉपिक को डिलीट कर दिया गया और दूसरे में उसको छोड़ दिया गया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिस्कशन ओनली इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, इज गिवन ओवर देयर। तो डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल्स, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है ये पैरेन्काइमा सेल से डेवलप होता है। एपिकल मेरिस्टेम से जो भी सेल्स पीछे की तरफ परमानेंट सेल्स फॉर्म होती हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जब ये डिफरेंशिएटेड सेल्स जैसे यहाँ की पेरेन्काइमा सेल्स वापस मेरिस्टेमेटिक स्टेज में आती हैं तो इसे हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, एंड दिस इज प्रिसाइजली द आंसर, डी डिफरेंशिएशन। जब ये कैम्बियम सेल्स या मेरिस्टेमेटिक सेल्स वापस परमानेंट सेल्स बनाती हैं, जैसे ये कैम्बियम बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम ओनली फ्रॉम पेरेन्काइमा सेल, so this will be called as de-differentiation. So this is the correct answer. Next, एक प्लांट में ब्लैक सीड कलर, अब इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इट इज सिंपली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। जो भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है उसको अप्लाई करके इसका आंसर निकालना है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर capital B, capital B, capital B, small b is dominant over white seed color, small b, small b. In order to find out the genotype of black seed plant, with which type of following genotype you will cross? तो ये टेस्ट क्रॉस का एग्जाम्पल है। अगर एक ब्लैक सीड का प्लांट है, अब इसका जीनोटाइप कैपिटल बी भी हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है। वी डोंट नो, वी कैन नो ओनली दी फिनोटाइप। अब इसे हम क्रॉस करें अगर डबल रिसेसिव से, स्मॉल बी से इससे क्रॉस करें तो इससे सिर्फ एक तरह के गैमीट बनेंगे, इससे भी एक तरह के गैमीट बनेंगे, और ये दोनों फ्यूज करेंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी सिचुएशन आएगी। यानी ऑल ब्लैक प्रोजेनी विल डेवलप। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर हम देखें तो इससे दो तरह के गैमीट्स बनेंगे इस प्लांट से, और अगर इसे हम डबल रिसेसिव से क्रॉस करें तो आधे कैपिटल बी स्मॉल बी टाइप के होंगे और आधे स्मॉल बी टाइप के होंगे। तो ब्लैक और वाइट ये दोनों 1:1 के प्रोपोर्शन में मिलेंगे। तो हम डबल रिसेसिव से इस वाले प्लांट से क्रॉस करके देख सकते हैं। अगर हमें ये आउटकम मिल रहा है इसका मतलब कि ये होमोजाइगस था, और अगर ये आउटकम मिल रहा है ब्लैक और व्हाइट इक्वल अमाउंट में बन रहे हैं तो इसका मतलब कि दिस वाज हेट्रोजाइगस।
So this is called as test cross, and through test cross we can test the genotype of the plant or genotype of the organism. नेक्स्ट है मैच, करेक्टली मैच मेकिंग, लिस्ट को मैच करना है, और ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इस वाले चैप्टर से दिया हुआ है। तो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, इससे ब्यूटायरिक एसिड बनता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जिसे हम बेकर्स यीस्ट या ब्रीवर्स यीस्ट बोलते हैं, इससे एथेनॉल बनता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इससे साइक्लोस्पोरिन ए बनता है। और स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकाइनेज बनता है, क्लॉट बस्टर। तो ये पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। हालांकि इसमें 4 अलग अलग इंफॉर्मेशन को, 4 चीजों को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया गया है, तो हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें से 2 या 3 भी आपको याद आ जाती हैं तो आप इसको मैच करके रिलेटिवली करेक्ट आंसर फाइंड इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन केल्विन साइकिल। ये भी बिल्कुल NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, NCERT से लिया गया है। हमें मालूम है कि केल्विन साइकिल में 3 फेजेस होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, और इन तीनों में मिला करके 2 NADPH और 3 ATPs यूज होते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट, इसको हम क्या बोलेंगे? तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी। प्लांट सेल्स आर टोटिपोटेंट। A single cell can be cultivated in the tissue culture and whole plant can be regenerated. So this is called as totipotency. So the correct answer will be totipotency. Next है ट्रॉपिकल रीजन। ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, बट दिस क्वेश्चन शुड बी कंसीडर्ड एज डिफिकल्ट। डिफिकल्टी लेवल हाई है क्योंकि कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, एंड अगेन हमें ट्रू फॉल्स चूज करना है, और थोड़ी सी भी गलती हुई तो आंसर गलत हो सकता है। सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन शुड बी read very properly, thoroughly, and whenever you have the time, then only you should approach. तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस को पेपर के लास्ट में करना चाहिए जबकि आपके पास टाइम बचा हो, बिकॉज दे विल टेक टाइम और इनमें गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्चुअली ये लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट से रिलेटेड है। तो ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। ट्रॉपिकल रीजन्स शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस। व्हाई? बिकॉज ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, हेंस मोर टाइम वाज अवेलेबल फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में NCERT में ये दिया हुआ है, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा क्या है? ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स आर मोर सीजनल। ये बात गलत है। ट्रॉपिक्स में यूनिफॉर्म वेदर कंडीशंस होती हैं, सीजनल वेरिएशंस नहीं होते हैं। सीजनल वेरिएशंस टेम्परेट क्लाइमेट में होते हैं, विंटर में स्नोफॉल, फिर स्प्रिंग टाइम। सीजनल फ्लक्चुएशंस दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स। ये भी बात सही है, ज़्यादा सोलर एनर्जी होगी, ज़्यादा फूड बनेगा, और ये निच स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट प्रमोट निच स्पेशलाइजेशन, दिस इज द सेंटेंस वी वर टॉकिंग अबाउट। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड लास्ट क्या है? ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स आर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल।
स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन के लिए, स्पीसीज का नंबर इंक्रीज करने के लिए ये भी एक प्री कंडीशन है। तो अगर इसे हम देखें तो इसमें बी को छोड़ करके बाकी सभी करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट मैच मेकिंग है, मैट्रिक्स मैच है। तो इसमें अगर हम देखें साइटोलॉजी से, दी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उस वाले चैप्टर से है ये। तो न्यूक्लियोलस के बारे में अगर हम देखें तो ये क्या है, इट इज द साइट ऑफ एक्टिव रिबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये बात बिल्कुल सही है। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो ये कार्ट व्हील की तरह से होती है, बुलक कार्ट के व्हील की तरह से इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। दिस इज करेक्ट। ल्यूकोप्लास्ट, हमें मालूम है कि ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोरेज का काम करते हैं। एमाइलोप्लास्ट हुआ तो वो स्टार्च का स्टोरेज करता है। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का करता है। इलायोप्लास्ट ऑयल का करता है। तो अलग अलग तरह के ल्यूकोप्लास्ट पॉसिबल हैं। दे आर वाइट इन कलर और कलरलेस। तो ये न्यूट्रिएंट्स को, प्रोटीन है, लिपिड है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको स्टोर करते हैं। तो दिस इज द करेक्ट मैच। और गोल्गी एपरेटस, यहां पर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोसिडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन होता है। तो दिस इज हाउ वी कैन मैच। तो ए का थर्ड है, बी का 2 है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये डायग्राम क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी में दिया हुआ है और क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उनमें दिया हुआ है। मेज के सीड का ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और इसमें हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ हमें प्लूमूल दिखता है और नीचे की तरफ रेडिकल है और इनकी कवरिंग्स भी हैं, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। तो सी इज दी कोलियोराइजा, जिससे कि रूट सिस्टम, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसका कौन सा पार्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम द गिवन फिगर which is destined to form root when seed germinates। तो इसमें सी पोर्शन कोलियोराइजा है, सॉरी प्लूमोल रेडिकल है, जिससे कि रूट्स बनती हैं और इसकी जो कवरिंग है डी वो कोलियोराइजा है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। फिर स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग, स्पिंडल फाइबर कब अटैच होते हैं? इनफैक्ट ये प्रोफेज के एंड में असेंबल होते हैं और क्रोमोसोम्स मेटाफेज की बिगिनिंग में, प्रोफेज के एंड और मेटाफेज की बिगिनिंग, वहां पर ये असेंबल होते हैं और फिर सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर से, सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्लेट होती है, उससे जाकर के ये अटैच होते हैं और फिर क्रोमोसोम्स को ड्रैग करके इक्वेटोरियल प्लेट पर ले आते हैं। तो मेटाफेज इज दी टाइम, मेटाफेज इज दी phase in which the spindle fiber are attached to the kinetocores। फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ये भी क्वेश्चंस काफी केयरफुली करने चाहिए क्योंकि इनमें गलत होने के चांसेस होते हैं। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग द लेप्टोटीन स्टेज। ये बात सही है। ये बेसिकली मियोसिस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की 5 सब फेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। तो ये 5 फेजेस होती हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट की, मियोसिस फर्स्ट की लेप्टोटीन में जब क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन फाइबर से कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाते हैं और विजिबल हो जाते हैं, देन इट इज द बिगिनिंग ऑफ मियोसिस 1 एंड दिस इज
लेप्टोटीन स्टेज। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। दूसरा क्या है? द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अगर हम देखें तो लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं, फिर जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। पैकीटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है विद द हेल्प ऑफ दिस साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। डिप्लोटीन में ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगता है और इस वजह से क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। कौन कौन से? पेरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड टिश्यू। पहली बात तो ये क्वेश्चन एनाटॉमी वाले सेक्शन से है और ओल्ड सिलेबस से। कोलेनकाइमा का एक्सप्लेनेशन, वेदर इट इज डेड और लिविंग, व्हाट डज इट डू इन द प्लांट, ये सारी बातें पुरानी एनसीईआरटी में हैं और ये क्वेश्चन भी उसी सेक्शन से है। मीन्स दिस ईयर some questions were from old NCERT and some were even beyond NCERT. So we are required to be extra prepared for NEET. We cannot lower our guard. We should be a little bit extra careful and should go beyond NCERT. So this is one such question. कोलेनकाइमा डेड टिश्यू नहीं होता है। कोलेनकाइमा को हम बोलते हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ये लिविंग पार्ट्स में मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। डेड मैकेनिकल टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा होता है। तो पेरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ट्रिकी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है एंड वी हैव टू अप्लाई अवर नॉलेज in order to get the answer. So statement 1 is wrong. Gymnosperms lack xylem vessel but presence of xylem vessel is characteristic of angiosperms. यहां भी थोड़ी सी ट्रिक है। जिम्नोस्पर्म्स में जनरली वेसल्स एब्सेंट होती हैं, लेकिन कुछ एडवांस जिम्नोस्पर्म्स हैं जो नीटेल्स को बिलोंग करते हैं, उनमें वेसल्स होती हैं। Ephedra, Netum and Welwitschia. These are gymnosperms where vessels are present. लेकिन हम एक जनरल स्टेटमेंट बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि जनरली वेसल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। दूसरी तरफ एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स जनरली प्रेजेंट होती हैं, बट देयर आर सम प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स वेयर वेसल्स आर एब्सेंट, जैसे ट्रोकोडेंड्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी, फ्लोरेंथेसी, विंट्रेसी, एम्बोरिलेसी। ये कुछ फैमिलीज हैं which belong to primitive angiosperms where vessels are absent. लेकिन अगर एक जनरल स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जनरली वेसल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड जनरली दे आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स, then it should be taken at face value and it should be regarded as the correct. हालांकि इस तरह का भी क्वेश्चन पास्ट में नीट में पूछा जा चुका है, लेकिन यहां पर अगर हम एक जनरल ट्रेंड के बारे में इस स्टेटमेंट को कंसीडर करें तो इट शुड बी टेकन एज करेक्ट, ऑल्दो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन अगर एक इसकी लैंग्वेज से, इसकी फ्रेमिंग से हमें ये फील होता है कि इट इज टॉकिंग इन जनरल टर्म्स, कि जनरली, ऑल्दो इफ it would have been specified कि generally gymnosperms lack xylem vessels and presence of xylem vessel is associated with angiosperms, then it would have been much more clear, but still हम इसको एक correct statement की तरह से consider कर सकते हैं। Then the answer will be third, statement 1 is false but statement 2 is true. So this is the answer. Next है
These are regarded as major causes of biodiversity loss. कौन कौन सा है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, को एक्सटिंक्शन से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। को एक्सटिंक्शन क्या है? अगर दो स्पीसीज एक दूसरे पर बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है, तो एक स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट होती है तो इट विल लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ अदर स्पीसीज ऑल्सो। So this is called co-extinction. That often leads to loss of biodiversity. म्यूटेशन का कोई रोल नहीं है। म्यूटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि किसी भी पॉपुलेशन की जेनेटिक फिटनेस को मेंटेन रखता है और उसकी एडेप्टेबिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी को प्रमोट करता है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, दिस इज द बिगेस्ट रीजन behind the loss of biodiversity. So it is also one of the reason. And migration has nothing to do with this loss of biodiversity. In fact, एविल क्वाड्रेट हम बोलते हैं, 4 मेजर रीजन्स हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस के, उसमें से 3 यहाँ दिए हैं और चौथा है एलियन स्पीसीज इन्वेजन, जो कि इसमें नहीं। तो वी कैन से दैट ए, बी एंड डी they are correct, and in option 3 you will find this A, B and D correct. फिर next है lactose present in the growth medium of bacteria is transported to the cell by the action of lactose. जनरली जो लाइकोप्रोन का मॉडल है जैकब और मोनोड ने दिया था, तो बैक्टीरिया में ई कोलाई में अगर हम देखें तो उनका प्राइमरी सोर्स है ग्लूकोज, लेकिन अगर ग्लूकोज अवेलेबल ना हो तो वो लैक्टोज को भी मेटाबोलाइज कर सकते हैं, लेकिन लैक्टोज बाहर सराउंडिंग मीडियम से सेल के अंदर जाना चाहिए और वो काम परमिएज एंजाइम करता है। तो ट्रांसपोर्ट करने का काम लैक्टोज को वो परमिएज का है, या बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज, जो कि वाई जीन से ZYA 3 जीन्स हैं, तो वाई जीन परमिएज बनाती है या बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज, उसको सेल के अंदर लैक्टोज को वो ट्रांसपोर्ट करता है। बुलीफॉर्म सेल्स, बुलीफॉर्म सेल्स कुछ जीरोफिटिक ग्रासेस में अपर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं। ये बड़ी सेल्स होती हैं और इन्वॉल्व होती हैं, इजिली ये वाटर को लूज करती हैं और इस वजह से जो लीफ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल होती है, अगर वाटर का लॉस होगा तो इट विल रोल ओवर इटसेल्फ, thus it will reduce the surface area and rate of transpiration is reduced. इसीलिए बुलीफॉर्म सेल्स को हम मोटर सेल्स भी बोलते हैं और इनका काम क्या है? इनवर्ड कर्लिंग ऑफ मोनोकॉट लीव्स, या अगर रिडक्शन इन ट्रांसपिरेशन दिया होता तो वो भी इसका करेक्ट ऑप्शन होता। ये दोनों ही काम करती हैं, सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट है ये भी पियोफाइसी या ब्राउन एल्गी के बारे में दिया हुआ है, कई सारे स्टेटमेंट्स हैं और इनमें से हमें करेक्ट और इनकरेक्ट चूज करना है। सो अगेन यू हैव टू बी केयरफुल। क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजली बाई बाईफ्लैजलेट ज़ूस्पोर्स, ये बात सही है, ब्राउन एल्गी में बाईफ्लैजलेट ज़ूस्पोर्स होते हैं। दूसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई oogamous मेथड ओनली, ये गलत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous तीनों तरीकों से होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है? स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच इज आइदर मैनिटॉल और लैमिनेरिन, ये बात सही है, लैमिनेरिन या मैनिटॉल ब्राउन एल्गी में होता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? The major pigments found are chlorophyll A, C, carotenoids and xanthophyll, ये बात सही है। पर्टिकुलरली फ्यूकोजैंथिन इनमें प्रेजेंट होता है जो कि डोमिनेंट पिगमेंट है, जो कि एक तरह का xanthophyll है, तो दिस इज करेक्ट। वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक cell wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of algin,
ये भी बात सही है। ब्राउन एल्गी में एल्जीन या एल्जीनिक एसिड, जो कि एक फाइकोकोलॉइड है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है, वो इसकी कोटिंग करता है और इस तरह से थैलस को ड्राई होने से बचाता है। तो इसे हम फाइकोकोलॉइड बोलते हैं, एल्जीन या एल्जीनिक एसिड को, और ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो ए, सी, डी एंड ई, these options are correct and therefore second option is correct. नेक्स्ट हमें लिस्ट मैच करनी है। अगर हम देखें तो रॉबर्ट मे, इन्होंने ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी को कैलकुलेट किया। अलेक्जेंडर वॉन हेम्बॉल्ट, इन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दी थी, जो कि हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में इस बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। पॉल एलरिच, इन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी। इन्होंने किसी इकोसिस्टम को एक प्लेन से कंपेयर किया था, तो इसे हम बोलते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। और डेविड टिलमैन, इन्होंने इकोसिस्टम की एनालिसिस की थी, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स। तो इस तरह से अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। फिर दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, अगेन स्टेटमेंट्स। दिस क्वेश्चन, दिस पेपर लुक्स लाइक अ लिटिल बिट लेंदी, क्योंकि इसमें लंबे क्वेश्चंस जिनमें टाइम लगता है, इस तरह के क्वेश्चन हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं। इट इज ऑल्सो वन सच क्वेश्चन, तो इट विल टेक टाइम। और बायो में भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस को जल्दबाजी में नहीं करना है, अदरवाइज गलतियां होंगी और आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। बायो में बी केयरफुल, particularly about the statement based true false type of question, match correctly type of question or assertion region type of question. तो यहां पर दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? इन C3 प्लांट्स सम O2 binds to rubisco, hence CO2 fixation is decreased. ये फोटो रेस्पिरेशन के बारे में बात हो रही है एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि इन C4 प्लांट्स मेसोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन while bundle sheath cells do not show फोटो रेस्पिरेशन। इनफैक्ट अगर C4 प्लांट्स को हम देखें तो इनमें जो मेसोफिल सेल्स होती हैं उनमें रुबिस्को एंजाइम होता ही नहीं, पेपकेज एंजाइम होता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, और उसकी ऑक्सीजन के लिए कोई एफिनिटी नहीं। तो अगर ये स्टेटमेंट कह रहा है कि मेसोफिल्स शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन, इसका मतलब ये क्लेम कर रहा है कि मेसोफिल में थोड़ा बहुत फोटो रेस्पिरेशन होगा, लेकिन पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम, पेपकेज एंजाइम के थ्रू ये पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द होल सेंटेंस बिकम्स रॉन्ग। बंडल शीथ सेल्स फोटो रेस्पिरेशन शो नहीं करते, ये बात करेक्ट है, लेकिन मेसोफिल शो में, मेसोफिल सेल्स में दे शो लिटिल फोटो रेस्पिरेशन, दैट इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो इस तरह से जो करेक्ट ऑप्शन होगा इट विल बी द सेकंड ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। डीएनए जो क्लोरोप्लास्ट में या माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, ये डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। तो इसका आंसर होगा सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन एन इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज 100x, then what would be the gross primary productivity of the third trophic level of the same ecosystem? In fact, ये क्वेश्चन कई सारे इंस्टीट्यूट्स ने अपनी आंसर की पब्लिश की है और उसमें इसका आंसर गलत दिया है। इनफैक्ट जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, जो प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी होती है, उसको हम ग्रॉस और नेट में डिवाइड करते हैं।
लेकिन उसके बाद जो कंज्यूमर के लेवल पर प्रोडक्टिविटी होती है उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, उसमें ग्रॉस या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। इट इज ओनली कॉल्ड एज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दिया हुआ है एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। यानी जो भी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है 100 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड में जाएगी तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में ये कन्वर्ट हो जाएगी एंड ओनली 10% विल रीच, दैट इज 10 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर इतनी पहुंचेगी और अगेन अगर हम 10% लॉ लगाएं तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर सिर्फ ये 1 पहुंचेगी। तो अगर यहां पर 100x है तो 10x यहां पर होगी और 1x या x यहां पर होगी। तो दिस द करेक्ट आंसर शुड बी द आंसर 1। लेकिन कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, उनकी आप आंसर की देखिए तो उसमें सेकंड आंसर दिया हुआ है विच इज रॉन्ग। तो बी केयरफुल while seeing this question. The correct answer will be x किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, क्योंकि इस बात को आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ग्रॉस और नेट होती है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो कंज्यूमर्स की प्रोडक्टिविटी है उसमें कोई भी ग्रॉस और नेट नहीं होती है, इट इज हैविंग जस्ट 1 वैल्यू। तो ग्रॉस कहें या नेट कहें उसकी एक ही वैल्यू आएगी, उसको ऐसे बोलते भी नहीं है। यहाँ जो ये दिया हुआ है ये सिंपली कंफ्यूज करने के लिए दिया है और सिंपली 10% लॉ अगर हम लगाएं तो इसका आंसर x आता है एंड देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। फिर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 2 वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। तो इसमें क्या फ्यूज करेंगे? इनफैक्ट प्लांट्स में सेल्स के ऊपर सेल वॉल होती है और इस सेल वॉल को एंजाइमेटिकली रिमूव करते हैं। सेल वॉल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन वगैरह होता है, तो सेलुलेज, हेमीसेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम के थ्रू सेल वॉल को रिमूव करते हैं और सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचती है। तो इस तरह के नेकेड प्रोटोप्लास्ट को, इस तरह के नेकेड सेल को हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, और फिर इसको पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल वगैरह के थ्रू यूज करते हैं और इस तरह से सोमैटिक फ्यूजन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है 2 डिफरेंट सेल्स का। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा? प्रोटोप्लास्ट। Which of the following are fused in somatic hybridization involving 2 varieties of plants? The correct answer will be protoplast. Next, अगर हम देखें तो ये रेस्पिरेशन वाले चैप्टर का है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ पर होती है? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। सिट्रिक एसिड साइकिल को हम टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। तो इट्स साइट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। और प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ पर बनता है? बिटवीन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होता है। तो बेसिकली व्हेन protons are pumped into perimitochondrial space or intermembrane space, then proton gradient is formed. So its correct option will be answer 1. A का 2, B का 1, C का 4, D का 3. फिर ये सिंपली साइंटिस्ट के नेम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अक्सर बच्चे पूछते हैं नेम्स याद करने हैं कि नहीं करने हैं। नेम्स पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं उनको याद रखना है, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको याद रखना है। जैसे ग्रिफिथ हैं, एवरी मैक्लियड एंड मैककार्टी हैं,
हर्शे एंड चेज हैं, मिसेल्सन एंड स्टाल हैं, टेलर हैं, एटलीस्ट जितने नेम्स एनसीईआरटी में 11th या 12th में दिए हैं उनको याद रखने। तो ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था, ये पूछा गया है। जैकब एंड मोनॉड, इन्होंने लैक ओपरॉन खोजा था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। हरगोविंद खुराना is associated with genetic code. Holy, Nirenberg and Khurana. These are three scientists who were involved with the deciphering genetic code. So this is correct. Michelson and Stahl, इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सर्च किया था, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रूव किया था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2, तो आंसर 1 विल बी करेक्ट। फिर हमें लिस्ट मैच करनी है। मोनो एडल्फस किस में होता है? इनफैक्ट ये स्टेमेंस के टाइप हैं। तो मोनो एडल्फस स्टेमेन अगर हम देखें तो चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में होता है। डाई एडल्फस पी में होता है, फैमिली फैबेसी में। पॉली एडल्फस सिट्रस में होता है। और इपीफिलस यानी अगर टेपल्स से या पेरिएंथ से स्टेमेंस अटैच्ड हैं तो इसे हम एपीफिलस कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि फैमिली लिलिएसी में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिली। तो द ऑप्शन विल बी फोर्थ, ए का 4th, बी का 2nd, सी का 1 और डी का 3rd। फिर यहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है। एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो डायग्राम है ये बेसिकली विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का है। फ्लावर्स क्लस्टर में होते हैं, उनमें नेक्टर या सेंट ग्लैंड्स नहीं होंगी, कलर्ड पेटल्स नहीं होंगे, सिंगल ओव्यूल होगा, वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस होते हैं। So all these characters they are given, and along with that the diagram is also given. So identify the correct description about the given figure. Water pollinated नहीं है, क्लिस्टोगैमस नहीं है, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग कंप्लीट ऑटोगैमी ये भी नहीं है, गलत है। विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर्स विद वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस, ये बात सही है। वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस हैं और विंड पॉलिनेशन शो करता है। तो इट इज प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, एंड यू विल हैव टू कीप इन माइंड द डायग्राम्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन गिवन इन एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इनफैक्ट इसमें यह भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड है। एनसीईआरटी में हालांकि क्रेब्स साइकिल दी हुई है या टीसीए साइकिल दी हुई है, लेकिन ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है उसके एक्सटेंडेड फॉर्म से। फुल टीसीए साइकिल जब तक मालूम नहीं होगी इसका आंसर निकालना मुश्किल होगा। इसके बहुत सारे जो इसमें इंटरमीडिएट्स दिए हैं वो एनसीईआरटी में नहीं है। तो पूरी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वो पढ़नी पड़ेगी और याद रखनी पड़ेगी, तभी इस तरह के क्वेश्चंस हो पाएंगे। जैसे सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड बनने में NaDH ये मॉलिक्यूल बनता है, तो ऑक्सीडेशन इसमें होगा। जो सबस्ट्रेट है जब NaDH बनेगा तो सबस्ट्रेट सक्सिनिक एसिड का हाइड्रोजन NaDH में ट्रांसफर होगा और ऑक्सीडाइज होकर के ये मैलिक एसिड बनेगा। सक्सिनिल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बनने में डायरेक्टली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, ATP या GTP बनता है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है। आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बनने में भी NaDH2 मॉलिक्यूल बनता है, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन होगा। और मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड
मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसमें भी NaDH2 फॉर्म होता है। यहाँ पर इनफैक्ट NaDH2 फॉर्म होता है, यहाँ पर FADH2 फॉर्म होता है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम FADH2 बनाता है और यहाँ पर भी NaDH2 फॉर्म होता है। इसमें खाली ATP या GTP फॉर्म होता है। तो इस रिएक्शन में कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होता, बाकी सब में सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होता है और NaDH2 NAD या FAD का रिडक्शन होता है NaDH2 या FADH2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बियॉन्ड NCERT, so you are required to go beyond NCERT in order to solve these types of questions. Simply NCERT is not enough. Next, spraying sugarcane crop with which of the following plant growth regulators increases the length of stem, thus increasing the yield? इसका क्या आंसर होगा? जिब्रेलिन। इट इज सिंपली, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, आपको आंसर मालूम है, फटाक से हो जाए। इट इज वन ऑफ दी दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन विच इज इजी, शुड बी प्लेस्ड इनटू इजी कैटेगरी एंड सिंपली इट इज एनसीईआरटी बेस्ड। तो जिब्रेलिन इज दी करेक्ट चॉइस, जो कि इंटरनोडल इलोंगेशन करता है और शुगर केन की यील्ड को इंक्रीज करता है। फिर दो लिस्ट दी हुई हैं, इनमें को मैच करना है। अगर रोज को हम देखें तो इसमें पेरिगाइनस कंडीशन होती है, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर ओवरी होती है, सो दिस इज करेक्ट। पी में अगर हम देखें तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, दैट इज करेक्ट। कॉटन को अगर हम देखें तो इसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, जो पेटल्स हैं वो ट्विस्टेड एस्टिवेशन में होते हैं, यानी एक एंड अंदर और एक एंड बाहर। तो दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज देयर इन कॉटन। और मैंगो में, मैंगो कोकोनट, इन सब में रूट टाइप के फ्रूट होते हैं। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन ई कोलाई? इसमें भी 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और करेक्ट आंसर पूछा गया है। तो अगेन देयर a little bit extra caution is required in this type of question. तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पहली बात तो रेप्लिकेशन की बात हो रही है, रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए की सिंथेसिस है, तो इसमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का कोई काम नहीं। दूसरा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन इन 5 प्राइम टू 3 एज वेल एज 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। ये गलत है। डीएनए की सिंथेसिस एक ही डायरेक्शन में होती है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, एंड देयरफॉर दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। तीसरा ऑप्शन क्या है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज पॉलीमरेशन इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। एक डायरेक्शन दिया है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चौथा क्या है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। दिस इज रॉन्ग। डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है, अगेन मैच करना है दो लिस्ट को, और इसमें अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो एक्सोनीम ये सीलिया और फ्लैजिला के सेंटर में प्रेजेंट होता है। कार्ट व्हील पैटर्न अभी हमने देखा है, ये सेंट्रियोल में होता है। क्रिस्टा, क्रिस्टी या क्रिस्टा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं। और सैटेलाइट क्रोमोसोम्स में होता है। जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है उसके बियॉन्ड क्रोमोसोम का जितना भी पार्ट है, एनओआर के बियॉन्ड जितना भी पार्ट है, उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 3। अगेन मैच
मेकिंग है। तो अगर हम डायकाइनेसिस को देखें तो डायकाइनेसिस में काइज़मा टर्मिनलाइजेशन होता है। अगर हम एक बार रिकॉल कर लें सारी स्टेजेस को, लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं बट डिस्पर्स होते हैं। जाइगोटीन में उनकी पेयरिंग होती है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि इस पेयरिंग को करता है। पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है और काइज़मा फॉर्म होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होती है। उसके बाद डिप्लोटीन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है, क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो जिन पॉइंट्स पर क्रॉसिंग ओवर हुई होती है वहां पर काइज़मेटा प्रॉपरली दिखने लगते हैं। और फिर डायकाइनेसिस में ये काइज़मेटा टर्मिनल पोर्शन की तरफ जाते हैं और सिर्फ टिप पर क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो इस इवेंट को हम बोलते हैं काइज़मा टर्मिनलाइजेशन। तो ये पांचों फेजेस की जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो हमको याद रखनी है और उसी बेसिस पर ये मैट्रिक्स मैच टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो डायकाइनेसिस को अगर हम देखें तो जो कि लास्ट स्टेज है अभी हमने डिस्कस की, देयर इज कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मा। पैकिटीन में क्या होता है, आपस में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो अगर हम बी का देखें तो पैकिटीन में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनेंगी, बी का 4। जाइगोटीन में अगर हम देखें तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स कंडेंस होकर के दिखने लगते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट मच कंडेंस्ड। हमें यह भी बात मालूम है कि क्रोमोसोम्स आर शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट एट मेटाफेज। तो लेप्टोटीन में दे आर जस्ट फॉर्म्ड एंड दे आर थिन बट दे बिकम विजिबल। तो इस तरीके से अगर हम देखें ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। फिर 46th, ये जेनेटिक्स से है। इस बार जेनेटिक्स के क्वेश्चंस थोड़े से कम दिख रहे हैं और 11th का डोमिनेंस दिख रहा है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस 11 से, पर्टिकुलरली मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम द डिलीटेड सेक्शन कैन सी। डाउन सिंड्रोम को अगर हम देखें तो ये क्रोमोसोम नंबर 21 से रिलेटेड है। और अगर अल्फा थैलेसीमिया को देखें तो ये क्रोमोसोम नंबर 16 से रिलेटेड है। बीटा थैलेसीमिया 11th क्रोमोसोम से रिलेटेड है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें एक्स वाई के साथ साथ एक और भी एक्स होता है, तो देयर इज वन एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम। तो दैट इज द करेक्ट मैचेस। तो द ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है सेल डिवीजन। इस बार सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज अगेन फ्रॉम दैट सेल साइकिल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल डिवीजन, दोनों के क्वेश्चंस काफी हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं सेल साइकिल में हमें मालूम है 2 फेजेस होती हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में G1, S और G2 ये सीक्वेंस है, और फिर एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो इन्हें हमें एक ऑर्डर में प्लेस करना है। तो सबसे पहला क्या आएगा, G1 फेज या गैप 1 फेज। दूसरा क्या आएगा, सिंथेटिक फेज। तीसरा गैप 2। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होती है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है थ्रू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, या जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन होता है, तो ये नेक्स्ट आएगा। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है या सेल डिवाइड होगी। तो सबसे पहले क्या आएगा, ई सी ए देन डी बी, ई सी ए डी बी। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू गिव टेम्पलेट, यानी डीएनए से आरएनए फॉर्म हो रहा है तो क्या टेम्पलेट बनेगा। हमें मालूम है कि डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन में हमेशा टी की जगह यू आता है, आई मीन आरएनए में नहीं होता है। तो ए की हमेशा पेयरिंग यू से होती है और जी की एज यूजुअल सी से होती है थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ए इज बॉन्डेड विद यू थ्रू 2 हाइड्रोजन। तो अब अच्छा, आरएनए की भी सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, यानी अगर इधर डीएनए का 3 प्राइम है तो इस साइड में आरएनए का 5 प्राइम होना चाहिए। और 5 प्राइम में सबसे पहले क्या आएगा, टी के ऑपोजिट ए आएगा। टी के ऑपोजिट ए सब में दिया है, फिर ए के ऑपोजिट यू आएगा। इसमें टी दिया हुआ है तो ये गलत हो गया। फिर सी के ऑपोजिट जी आएगा, सब में जी है। फिर टी के ऑपोजिट ए आएगा, तो इसमें यू दिया हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। इसमें यू ए है, ए, तो ए के ऑपोजिट यू है, ये ठीक है। ए के ऑपोजिट यू है, ए के ऑपोजिट यू, ए के ऑपोजिट यहाँ टी दिया है तो ये गलत है। और ए के ऑपोजिट, ए के ऑपोजिट, फिर टी के ऑपोजिट फिफ्थ पोजीशन पर टी है तो टी के ऑपोजिट ए जाएगा, ए ई। फिर जी जी, तो जी जी है, तो जी के ऑपोजिट सी होना चाहिए यहाँ, ये गलत है। दो सी हैं, ये पहले ही गलत हो चुका है। फिर सी के ऑपोजिट जी जाना चाहिए, पर है। फिर ट्रिपल ए है तो ट्रिपल यू है, टी ए टी, तो इसके ऑपोजिट ए यू ए आना चाहिए। यहाँ पर है। और फिर सी ए यानी जी, यहाँ पर जी 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 ये गलत है, जी जी यू यहाँ पर दिया है, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें इस तरीके से मैच करना है, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी एंड इट रिक्वायर्स द शार्पनेस ऑफ योर आईज, हाउ यू फाइंड आउट, क्योंकि नंबर इसमें मिसमैच हो सकता है। सो इट इज ऑल्सो अ ट्रिकी क्वेश्चन एंड टू invest your time, disorient you, these types of questions are given. Next है again, ये statement based assertion region type का question है। Gauss competitive exclusion principle states that two closely related species competing for different resources, this is wrong। दो स्पीसीज अगर डिफरेंट रिसोर्सेस के लिए compete कर रही हैं तो उनके बीच में competition क्लियर नहीं होगा। गॉस हाइपोथेसिस ये नहीं कहती है। गॉस हाइपोथेसिस ये कहती है कि अगर दो स्पीसीज सेम रिसोर्स के लिए compete करें तब उनमें सिर्फ competition होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग competition द इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड, ये बात सही है। दो चीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो जो उतनी एडेप्टेड नहीं है वो स्पीसीज एलिमिनेट होगी। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन 3 will be correct. Next, as per ABO blood group,
system, the blood group of father is B positive and mother is A positive and child is O positive. Their respective genotype can be. अब अगर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप O है, स्मॉल आई है, इसका मतलब कि दोनों पेरेंट्स में भी स्मॉल आई जरूर होगा, तभी बाई चांस ये स्मॉल आई मदर और फादर से बच्चे में आएगा, यानी एक स्मॉल आई तो दोनों में कंफर्म है। और फादर का बी है, इसका मतलब कि दूसरा फादर में आई बी है, और मदर का ए है, इसका मतलब कि दूसरा मदर में ए है, यानी फादर इज आई बी स्मॉल आई पॉजिटिव, मदर इज आई ए स्मॉल आई पॉजिटिव एंड चाइल्ड इज हैविंग स्मॉल आई पॉजिटिव। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? दोनों हेट्रोजाइगस और चाइल्ड डबल रिसेसिव, ऐसा ए ऑप्शन में है। बाकी में यहाँ पर होमोजाइगस होमोजाइगस होमोजाइगस, यहाँ पर हेट्रोजाइगस बट डबल डोमिनेंट, और किसी में बन नहीं रहा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए ओनली। फिर हमें मैट्रिक्स मैच टाइप का है, हमें मैचेस करने हैं। आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 3, ट्रांसफर आरएनए, एसएनआरएनए एंड एससीआरएनए, इन तीनों की कोडिंग करता है। हालांकि एससीआरएनए एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, ये कैटालिटिक आरएनए, इसको भी बनाता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को भी बनाता है। तो ए इज मैच्ड विद 4, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ये रो फैक्टर करता है, अभी हमने डिस्कस किया है। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसियोसोम या इन्हें एसएनआरएनपी, स्मॉल न्यूक्लियर रिबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स बोलते हैं। तो सी का फर्स्ट होगा। टाटा बॉक्स, ये कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। कैट बॉक्स, टाटा बॉक्स, जीसी बॉक्स, प्रिब्नो बॉक्स, these are the boxes which are present in the promoter region of the operon and they provide binding site to RNA polymerase enzyme. तो ये boxes NCERT में नहीं दिए हैं and this question is beyond NCERT. So some questions might be beyond NCERT and you have to remain prepared for those questions, and this is one such question. तो टाटा बॉक्स थाइमीन एडेनिन रिच ये रीजन होता है जो कि सिग्मा फैक्टर इसको रिकॉग्नाइज करता है, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ये डीएनए के प्रोमोटर रीजन में होता है, तो वहां पर जाकर के ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को अटैच करता है। सिग्मा फैक्टर इसको रिकॉग्नाइज करके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को प्रोमोटर रीजन में टाटा थाइमीन एडेनिन रिच रीजन से अटैच करता है। तो दीज बॉक्सेस हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम and they are present in the promoter region. So this is how it will look like. So the correct option will be 3. A का 4, B का 3, C का 1 and D का 2. Next, mitochondria and chloroplast both are double membrane bound organelles. ये बात तो सही है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। दूसरा इसका ऑप्शन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। अब ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसका सेकंड ऑप्शन रॉन्ग कर रखा है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन का कहीं भी कंपैरेटिव अकाउंट किसी बुक में नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर हम लॉजिकली सोचें तो हम ये देख सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्रिएट करती है। प्रोटॉन्स आर वेरी स्मॉल, प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोटॉन को क्रिएट करती है। Protons are very small, we can say
पार्टिकल्स या हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, या हाइड्रोजन न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये बहुत ही छोटा हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल है या न्यूक्लियस है या सिंपली प्रोटॉन है, और इसको लॉक करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन करती है। हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इसकी परमेबिलिटी बहुत ही कम है। जो भी मेम्ब्रेन्स प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाती हैं, दे आर फार लेस insulated or less permeable, far less permeable as compared to other membranes. तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन अगर कम परमिएबल है तभी वो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना सकती है, जबकि क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्लोरोप्लास्ट में भी बनता है, बट इट इज प्रिपेयर्ड बाय थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो अगर हम लॉजिकली सोचें तो हम इस बात को कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, अगर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की दोनों की इनर मेम्ब्रेन्स को हम कंपेयर करें तो हम ये बोल सकते हैं, ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन इट इज लेस परमिएबल एज कंपेयर टू द मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि वो प्रोटॉन ग्रेडियंट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। एंड दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट शुड ऑल्सो बी टेकन एज करेक्ट। हालांकि काफी सारी कोचिंग्स हैं उन्होंने इस आंसर को रॉन्ग कंसीडर किया है, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया membrane as such there is no comparative study. So according to them the second statement is correct and first statement is second statement is wrong and first statement is correct. बट अगर हम प्रोटॉन ग्रेडियंट का लॉजिक लगाएं तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एंड देयरफॉर इसका आंसर फोर्थ होना चाहिए। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। लेकिन अगर हम दोनों को इनकंपैरेबल माने तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट भी लिया जा सकता है, सेकंड भी लिया जा सकता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट इज सेकंड इज इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग टू मी द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाती है और वो डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया का एक फीचर है, एंड देयरफॉर द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डेफिनेटली लेस परमिएबल than the inner membrane of chloroplast, because inner membrane of chloroplast is not involved in generating proton gradient. So that was all about the botany section of NEET 2024. Hopefully this will enrich your knowledge, will help you in revising the whole syllabus. Therefore this discussion must be useful for you. So thank you for watching the video. I am Anand Pandey. I will remain with you. Thank you.